नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो। आप सभी का स्वागत है, सादर वंदन है। आज का वीडियो विशेष है। शुभारंभ करने जा रहे हैं राहु केतु के गोचर विशेष के बारे में। आज चर्चा होगी मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए कैसा होगा आपकी राशि, आपके लग्न के लिए राहु केतु गोचर का 18 महीना, लगभग 1.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं और 30 अक्टूबर को राहु केतु का गोचर हो रहा है। कहां हो रहा है? राहु जो है वह मेष राशि से निकल करके, मंगल की राशि से निकल करके गुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। क्योंकि राहु और केतु वक्री चाल चलते हैं तो अपनी पिछली राशि में आएंगे, और केतु देवता जो हैं वह निकल रहे हैं तुला से, तुला को मुक्त करते हुए कन्या को अपने ग्रास में ले रहे हैं, या कह लीजिए शुभता में भी कुछ जगहों पर ले रहे हैं। इसी श्रृंखला में सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लग्न के जातकों के लिए कैसा होगा आपका आने वाला 18 महीना। देखिए, थोड़ा सा पास्ट बताते हुए चलते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है, या जिस विद्या को हम आपके सम्मुख रख रहे हैं उससे कहता है कि जब तक आप पास्ट बता करके आपको पूर्ण रूप से भरोसे में ना लिया जाए तब तक आपको फ्यूचर सुनने का मन नहीं कहता है। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले थोड़ा सा बताते हैं कि जब यह गोचर हुआ, जब वृषभ से मेष में आए राहु और केतु जो है तुला में आए वृश्चिक से निकल करके, तो उसके बाद क्या स्थितियां, पिछली स्थितियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब से यह गोचर हुआ है मेष राशि में, जब से राहु विराजमान है तब से मेष राशि के जातकों के लिए प्रबल तनाव और प्रबल रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ा है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे वह दुर्घटना हो, चाहे वह चोट लगना हो, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, संबंधों में हो, या फिर व्यापार और कार्य में यानी कि नौकरी इत्यादि में हो। हर जगह आपको उथल पुथल कुछ न कुछ मिला है। अगर एक चीज में थोड़ा सा रिलैक्स किए हैं तो दूसरे को परेशान कर दिए हैं। तो आपके लिए पिछला 1.5 वर्ष पूर्णतया तनावग्रस्त रहा है। किसी को अगर थोड़ा सा धन में शुभता दे दिए हैं तो उसको प्रबल रूप से परिवार और मानसिक पीड़ा दिए हैं, इस तरीके से दर्शाए हैं। अब मुक्त हो रही है मेष राशि। आपके लिए, आपकी राशि पर अब 30 अक्टूबर से लेकर के आने वाला 1.5 वर्ष एक लंबा समय है। कैसा होने वाला है आइए चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर चक्र पे आप देखेंगे तो मेष राशि वालों के लिए अगर राहु का गोचर देखेंगे और केतु का गोचर देखेंगे तो राहु का गोचर द्वादश भाव में हो रहा है, 12वें घर में, मोक्ष के घर में हो रहा है, और केतु का गोचर शत्रुगत भाव में हो रहा है। केतु का गोचर शत्रुगत भाव में हो रहा है और राहु वो जो है वह द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर के बाद सबसे पहले अब चर्चा करते हैं आपके राशि से निकल करके द्वादश में जाने से क्या लाभ मिलेगा। देखिए, आपकी राशि से, आपके घर से निकल करके जब द्वादश में चले जाएंगे तो आपको अपने शरीर से, अपने आप से, अपनी मन से, अपनी आत्मा से शुभता मिलना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जो हमेशा हर कार्य में, हर डिसीजन में, हर निर्णय में भ्रम की स्थिति बनती थी, दो माइंड, ड्यूअल माइंड हमेशा आप रहते थे, हमेशा मस्तिष्क जो है वह एक लेवल पे जाकर, निर्णय के लेवल पे जाकर के शून्य हो जाता था, यह सब चीजें दूर हो जाएंगी। इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी आपको। द्वादश भाव में जाकर के आपके लिए एक विशेष रूप से लाभ दे रहे हैं कि आपको आपके लड़ाई में, आपके जीवन के किसी ऐसे पड़ाव में जहां आपको एकदम से टूटने तक की नौबत आ जाएगी, तो अंतिम में जाकर के आपको अद्भुत चमत्कारी आत्मविश्वास और बल दे देंगे। देखिए, राहु आपके द्वादश में और केतु आपके षष्ठम भाव में कर रहे हैं, यानी शत्रुगत भाव में एक साथ चल रहे हैं दोनों को लेकर के। देखिए, राहु और केतु का गोचर अपने आप में बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि 3 घरों पर दृष्टि होती है इनकी, एक जगह विराजमान होते हैं, यानी कि राहु और केतु जब एक बार गोचर करते हैं तो 8 घरों पर प्रभाव बदल जाता है।
12 में से 8 घरों को एक साथ प्रभावित करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कलयुग में राहु और केतु का महत्व सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रभावी होने वाले हैं। इसके बाद गुरु का स्थान आता है। तो इसीलिए राहु केतु का जो गोचर है 30 अक्टूबर का बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, केतु षष्ठम भाव में आ जाने से गुप्त शत्रुओं की संख्या बढ़ जाएगी। आपके कार्य से, आपके प्रभाव से, आपके सक्सेस से लोग जलना शुरू कर देंगे। अंदर ही अंदर आपसे ईर्ष्या करने वालों के भाव बदल जाएंगे। आपसे ज्यादातर लोग ईर्ष्या करते हुए दिखाई देंगे। चेहरे पे आपके सामने कुछ और, पीछे कुछ और करते हुए दिखाई देंगे। अब बात होगी इनकी दृष्टियां कहां कहां पड़ रही। देखिए, केतु की और राहु की जो विशेष रूप से आप देखेंगे तो केतु पंचम दृष्टि भी रखते हैं, सप्तम दृष्टि भी रखते हैं, नवम दृष्टि भी रखते हैं। इसी तरीके से राहु भी रखते हैं। गुरु के बाद अगर इस पंचम और सप्तम और नवम दृष्टि है तो वह राहु केतु के पास है। अब पंचम दृष्टि जो पड़ रही है, पंचम दृष्टि मेष राशि वालों के लिए राहु की पंचम दृष्टि जो है वह पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पर, यानी कि मातृत्व भाव पर, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के भाव पर। इसके साथ ही केतु की जो पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके कार्य स्थान पर पड़ रही है। तो राहु की दृष्टि और पंचम दृष्टि और केतु की पंचम दृष्टियां जो हैं वह दर्शाती हैं कि आपके कार्य स्थल पर, आज शनि के घर पर दृष्टि है केतु की, तो यहां पर दर्शाते हैं कि अचानक से आपके जीवन में कोई शुभता दे सकते हैं कार्य के निमित्त, यानी कि आपके व्यापार में, आपके नौकरी पेशा जीवन में। और राहु की चतुर्थ दृष्टियां दर्शाती हैं कि आपके जीवन में मातृत्व भाव थोड़ा सा पीड़ित होगा, परेशान होगा। और इसके साथ ही अगर इस समय कोई जमीन से जुड़ा हुआ सौदा करते हैं, मकान इत्यादि निर्माण, भवन निर्माण का कार्य शुरू करते हैं, तो वहां पर आप ड्यूअल माइंड हो सकते हैं या फिर विशेष रूप से विवादित इत्यादि हो सकता है, कार्य रुक सकता है। अब बात होगी जो है सप्तम दृष्टि की। सप्तम दृष्टि जो है वह केतु की जो सप्तम दृष्टि है विशेष रूप से आपके लिए, आपके घर पे, किस घर पे पड़ रही है? जो सप्तम दृष्टि है केतु की वह पड़ रही है द्वादश भाव पर, और राहु की जो सप्तम दृष्टि है वह पड़ रही है षष्ठम भाव पर आपके, यानी कि राहु और केतु परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। तो द्वादश भाव को केतु देखते हुए और षष्ठम भाव को राहु देखते हुए, राहु जब षष्ठम भाव को देखता है तो वहां पर शत्रुओं में जो है वह हो सकता है कि कोई इतना प्रभावी निकल जाए कि जो आपके लिए मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव का कारक बन जाए। लेकिन क्योंकि केतु वहां पर बैठे हुए हैं, राहु केतु को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में अचानक से आपके अंदर ऐसा बल देकर के विपरीत स्थितियों में भी अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने की ताकत दे देते हैं, या फिर आपको वहां से बाहर निकालने में मदद करते हैं। केतु की दृष्टि द्वादश भाव पर है, राहु को देख रहे हैं। ऐसी स्थितियों में देखा गया है कि आप जो है हमेशा यह देखा जाएगा कि इस 18 महीने अचानक से कुछ न कुछ व्यय आ जाने की वजह से अंतिम समय पर आपके पास धनाभाव होना या किसी न किसी प्रकार से पीड़ा मिलना यह दर्शाता है। राहु केतु की जो तीसरी दृष्टि है वह है नवम दृष्टि। नवम दृष्टि जो पड़ रही है, केतु की नवम दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर पड़ रही है, और राहु की जो है नवम दृष्टि जो है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, यानी कि दुर्घटना, मृत्यु का भाव इत्यादि का। देखिए, केतु की नवम दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ने से आपके परिवार में भाई बहनों, माता पिता के संबंधों में मानसिक दूरियां, भ्रम देकर के, गलत फहमियां देकर के रिश्तों में दूरियां ला सकते हैं, मानसिक तनाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु की अष्टम भाव पर दृष्टि होने से मेष राशि के जातकों के लिए अचानक से दुर्घटना इत्यादि या फिर चोट इत्यादि का लगना, या फिर लड़ाई झगड़े कलह के कारण शारीरिक आर्थिक हानि कराना, यह पूर्ण रूप से राहु की जो है वह
नवम दृष्टि अष्टम भाव पर आपके दर्शाती है, इस तरीके की पीड़ा को दर्शाते हैं। राहु और केतु के इस गोचर में आपको इस तरह का फलित मिलने वाला है। जहां लग्न से मुक्त करके कुछ जगहों पर आपको शुभता दे रहे हैं, वहीं षष्टम और अष्टम पर दृष्टियां और रहने से वहां पर थोड़ा सा आकस्मिक कुछ न कुछ स्वास्थ्य या फिर दुर्घटना या फिर विशेष रूप से ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कारण किसी के द्वारा हानि इत्यादि पहुंचाए जाने का प्रभाव दर्शा रहे हैं। तो ये रहा राहु और केतु का मिला जुला प्रभाव आपके लिए, आपके जीवन के लिए। और अब बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए एक चमत्कारी उपाय जो 18 महीना आपको राहु और केतु के पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगे। क्या करना है आपको? आपके लिए जौ के आटे की और साथ ही उसमें हल्का सा हल्दी मिलाने उसकी रोटी बना लेना है। रोटी बना करके उस पे सरसों का तेल उसके बाद चिपड़ देना है और वहां पर थोड़ा सा गुड़ ऊपर रख करके ले जा करके कोशिश करिए कि हर शनिवार को किसी वृक्ष के नीचे, जहां जो है वह स्ट्रीट डॉग्स इत्यादि आते हों, गली मोहल्ले के कुत्ते वहां घूमते हों, उनके लिए अन्न डालना शुरू कर दिए। इस प्रकार से रोटी बना करके कुछ दिनों तक लगातार यह प्रयोग करिएगा। 3 से 5 शनिवार करिएगा, उसके बाद देखिए कि वह ग्रहण करना शुरू कर देंगे और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह प्रयोग करके देखिएगा। राहु और केतु दोनों के प्रभाव से, दोनों के कुप्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। आप सभी का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु।